Hi everyone, I'm Nitika Gupta from Exam Tricks. I'm your English mentor. So today in this session, I'll tell you the syllabus of CDS exam. जैसा कि हम सब जानते हैं कि CDS एग्ज़ाम 2 बार आते हैं साल में, तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे श्योरली। लेकिन इससे पहले आई जस्ट वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि फ्रेंड्स हम सब इस समय देख रहे हैं कि ये लॉकडाउन का टाइम पीरियड चल रहा है और बाहर को कहीं पे भी ऐसे फैसिलिटीज़ इस समय अवेलेबल नहीं है कि आप बाहर कहीं पे भी जाएं और पढ़ाई करें, और आई एम श्योर सेफ भी नहीं है और कोई जाना भी नहीं चाहेगा। तो एग्ज़ाम ट्रिक्स एक ऐसा चैनल है जो आपको घर बैठे ऐसे अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जो आपको हर एक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का, जिसमें बेसिकली हम फोकस कर रहे हैं डिफेंस एग्जामिनेशन के एग्ज़ाम्स के ऊपर। साथ में हम तैयारी करवाते हैं बैंक के एग्ज़ाम्स की, बैंक क्लरिकल, बैंक पीओ, एसएससी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं, नायब की तैयारी करवाते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनके बारे में आप पढ़ाई कर सकते हो। डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ अपने लिए सोचा है कि आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर +2 क्या चीज़ आगे आपको करना है लाइफ में, किस चीज़ के लिए आगे तैयारी करनी है। तो एग्ज़ाम ट्रिक्स एक ऐसा चैनल है जो आपको हर एक एग्ज़ाम की, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करवाता है। तो फ्रेंड्स, आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम देरी मत कीजिए। आप अपने इस एग्ज़ाम ट्रिक्स चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बड़े मज़े की बात ये है कि इसकी एक ऐप भी है। आपका ये जो ऐप का लिंक है दैट इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऐप के माध्यम से आप अपने पैकेजेस को चुन सकते हैं। सपोज़ मुझे बैंक एग्ज़ाम का तैयारी करना है, तो उसमें बहुत सारे डिस्काउंट्स जो हैं अवेलेबल हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हमारे अकॉर्डिंगली हमें उसकी प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो बहुत टाइम ना लगाते हुए मैं यही कहूँगी कि एग्ज़ाम ट्रिक्स को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, आप उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक ब्यूटीफुल कोटेशन के ऊपर फोकस करना चाहूँगी, आप सबका ध्यान उस तरफ लेकर जाना चाहूँगी। आज की जो कोटेशन है वो ये है: लाइफ इज़ एन ऑसम अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, वी शुड नॉट वेस्ट इट बाय क्रिटिसाइजिंग अदर्स। सी, ये जो एक लाइफ है ना, दिस इज़ कॉल्ड अ जर्नी, जो हर एक सोल की, हर एक इंडिविजुअल की अलग से एक जर्नी है। तो फ्रेंड्स, हमें इसको वेस्ट नहीं करना, हमें इसे यूटिलाइज करना है फॉर आवर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हम अपने अंदर की कमियों को देखते हैं ना, जाने देते हैं ना दूसरों में क्या कमियां हैं, क्या नेगेटिविटीज़ हैं, या क्या कुछ है, क्या नहीं है, या क्या है, क्या ज़्यादा है, क्या कम है, उस पर अपना दिमाग खर्च नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम अपने ऊपर फोकस करते हैं कि क्या मेरी वीकनेसेस हैं, तो मैं उन वीकनेसेस को कैसे सुधार सकता हूँ या सुधार सकती हूँ, और क्या मेरी स्ट्रेंथ है जिसके बलबूते पे मैं आगे लाइफ में और ज़्यादा सक्सेस अचीव कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि हम अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपनी इम्प्रूवमेंट करते हैं। बाकी लाइफ में ठीक है, ये सब चलता रहेगा, बाकी हर कोई अपना अपना देख रहा है, आप भी अपना अपना देखो। बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है, हमारा करियर हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, हम तैयारी करते हैं उसके ऊपर। तो आगे चलते हैं, सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई टेल यू द सिलेबस ऑफ सीडीएस एग्जामिनेशन। तो सीडीएस एग्ज़ाम में आइए देखते हैं फ्रेंड्स। ये जो यूपीएससी का सीडीएस एग्ज़ाम का पेपर है, बेसिकली इसमें आपको क्या मिलने वाला है, इसमें आपको मिलेगा 120 क्वेश्चंस, और जिनकी मार्किंग रहती है 100, है ना। तो 120 क्वेश्चंस मिलेंगे, और उसका जो पैटर्न है, जो वेटेज है हर एक टॉपिक की, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। फ़िलहाल आगे चलते हैं। बड़ा इम्पॉर्टेंट रहता है कि हम शुरू से हमने क्या चीज़ सीखी है कि सारे के सारे ऑप्शंस को मार्क करना है आपको। डेफिनेटली ये उसमें आता है
ऑप्शंस गिवन रहती हैं आपके पास 1 2 3 4 ऑप्शंस मार्क करनी है। तो हम क्या करते हैं, हम अपना पेपर खाली नहीं छोड़ते, हम कुछ ना कुछ मार्क करके आ जाते हैं, कुछ भी इवन मार्क करके आ जाते हैं। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक यूपीएससी का एक ऐसा एग्ज़ाम है सीडीएस जो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे एक भी क्वेश्चन को मार्क करते हैं, एक भी क्वेश्चन को गलत मार्क करते हैं, तो वह उसकी जो मार्किंग बताई गई है दैट इज़ 1/3। 1/3 मार्किंग जो है आपकी डिडक्ट की जाएगी, यानी हर एक क्वेश्चन के ऊपर 1/3 आपका डिडक्ट होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, खाली छोड़ दीजिए, नहीं आता कोई बात नहीं, श्योर नहीं हो तो भी खाली छोड़ दो, लेकिन एक से ज़्यादा मार्किंग भी नहीं करनी। ऐसा भी नहीं करना ओ शिट इसका आंसर ये नहीं था ये था, वो भी नहीं करना। 2 मार्किंग करेंगे वो भी गलत माना जाएगा, यानी उसकी भी नेगेटिव मार्किंग होगी, वो भी नहीं करना। जिसकी क्वेश्चन की श्योरिटी है आप सिर्फ और सिर्फ उसी को मार्क करें, वरना नहीं कीजिए। आगे चलते हैं, इसके सिलेबस के तरफ बात करते हैं। सिलेबस क्या है फ्रेंड्स? सिलेबस में आपको जो आता है पैटर्न दैट इज एंटोनियम एंड सिनोनियम। ठीक है, एंटोनियम मीन्स ऑपोजिट मीनिंग एंड सिनोनियम इज सिमिलर वर्ड आपको ढूंढना है। यानी कि आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगी, एक सेंटेंस होगा, सेंटेंस में एक वर्ड बोल्ड किया होगा या अंडरलाइन किया गया होगा, उस वर्ड का आपको ऑपोजिट या फिर सिमिलर वर्ड पूछा जाएगा। अगर एंटोनियम्स आते हैं 10 के करीब यूजुअली एंटोनियम्स आते हैं, तो 10 में इसी तरह का पैटर्न रहेगा। एक स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट में से एक वर्ड मार्क किया जाएगा और उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस गिवन होगी और उसमें से आपको अपना आंसर जो है मार्क करना है। तो इजी रहता है क्योंकि इसमें 4 ऑप्शंस गिवन होती हैं। अगर 4 ऑप्शंस ना गिवन हो तो शायद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हाँ, डिफ़िकल्ट उसके लिए भी होता है फ्रेंड जो पढ़ के नहीं जाता, तो ये बात याद रखिएगा, पढ़ के ज़रूर जाना है। ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना कि हाँ कुछ भी मार्क करके आ गए। तो आगे बढ़ते हैं। आगे ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस सुना है ना, वो जंबल रीअरेंजमेंट करना है आपको, यानी कि कुछ भी उल्टा पुल्टा करके आपको स्टेटमेंट दी गई होंगी 4, है ना, 4 स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, उसमें से आपको उनको रीअरेंज करना अकॉर्डिंग टू दी अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट। तो एक पैराग्राफ फॉर्मेट बन जाता है। जब आप 4 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो डेफिनेटली एक पैराग्राफ बनेगा। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो उसमें कुछ ना कुछ कनेक्शन आपको मिलना शुरू हो जाता है। ये भी हम डिस्कस करेंगे अपनी ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस की क्लास में। आगे बढ़ते हैं। वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं जिसको, यानी कि एक सेंटेंस गिवन होगा, उसका मीनिंग पूछा जाएगा और आपको उसका जवाब एक अक्षर में देना है ना। तो उसका आंसर आपको एक वर्ड में देना है। जैसे अनेकार्थी शब्द के लिए वो शब्द हिंदी में बोलते हैं, दैट इज द सेम थिंग। नेक्स्ट, स्पोर्टिंग एरर्स। फ्रेंड्स, स्पोर्टिंग एरर्स जो होते हैं ना, दैट इज इंटायरली रिलेटेड टू ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन, ठीक है। तो ग्रामर को पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि ग्रामर नहीं पढ़नी, कोई शॉर्टकट लगाने। ग्रामर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि ग्रामर से रिलेटेड आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं अदर देन स्पॉटिंग एरर्स मिलेंगे, दैट वी विल डिस्कस इन दिस सेशन ओनली, कि ग्रामर कहाँ कहाँ पे वर्क करती है। और ग्रामर में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो रहता है ना, टेंसेस, जिससे हमें बिल्कुल 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 इरिटेशन भी कई बार हो जाती है और शिट टेंसेस करने पड़ेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हम बढ़ते हैं सिलेक्टिंग वर्ड्स। सिलेक्टिंग वर्ड्स क्या पैटर्न है? सिलेक्टिंग वर्ड्स में आपको एक सेंटेंस गिवन होगा, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि वर्ड सेलेक्ट कीजिए, यानी कौन सा वर्ड जो है उस सेंटेंस को मैच कर रहा है। इसमें ग्रामर का कुछ भी वर्ड हो सकता है, इसमें वोकैबुलरी भी हो सकती है। सो ग्रामर प्लस वोकैबुलरी के रूल पे सिलेक्टिंग वर्ड जो है काम करता है। इसके नेक्स्ट पैटर्न है दैट इज ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, यानी कि जो पिछला वाला पैटर्न अगर हम देखते हैं, जहाँ पे हमने बात की थी ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस की, है ना, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस की बात की थी। यहाँ पे क्या है, वर्ड्स का रीअरेंजमेंट करना, आपको वर्ड्स रीअरेंज करना, यानी कि एक सेंटेंस
को ही रीअरेंज करके आपको बताना है। एक सेंटेंस के पार्ट्स जो हैं अलग अलग किए गए होंगे ABCD, और उनको आपको रीअरेंज करना है। तो ये भी सिंपल रहता है क्योंकि एक ही सेंटेंस की अरेंजमेंट मांगी है, ज़्यादा नहीं है, तो बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो डेफिनेटली हम इसको क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको सिलेबस में कवर करना है दैट इज ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली पूछे जाएंगे कि इस ईडियम का क्या मतलब है, नहीं। ईडियम्स को वो सेंटेंसेस में भी पूछ सकते हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी आ सकते हैं, या जो पीछे करके हमने एक सिलेक्टिंग वर्ड्स में भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस का यूज़ होता है। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चलेंगी, इनके सेशंस होंगे। आप सभी ने इसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, एक हैबिट बना लीजिए ना, क्योंकि वोकैबुलरी पार्ट क्या होता है, बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अच्छे से करने के लिए। तो एक अपनी लाइफ में एक हैबिट बना लीजिए कि मुझे डेली बेसिस पे 5 ईडियम्स, 5 वोकैबुलरी, 5 फ्रेजल वर्ब्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, 5 सिनोनिम पढ़ने हैं, 5 एंटोनियम्स पढ़ने हैं। जब आप इस तरह का हैबिट जो है बिल्टअप करेंगे तो बहुत इजीली आप देख पाएंगे कि एक 1 मंथ में ही आपने बहुत सारे वर्ड्स को की तैयारी कर ली है, तो बहुत इजी रहेगा। लेकिन एक साथ अगर आप 50-100 वर्ड्स की तैयारी करेंगे वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जब भी आप स्टार्ट करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन को, तो एक पार्ट्स में करेंगे ना, एक स्ट्रैटेजी के साथ कि रोज़ मुझे 5 वोकैबुलरी करनी है। 5 ज़्यादा मुश्किल भी नहीं लगती और याद भी रहती है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मेट है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का क्या मतलब होता है, इसमें आपको इनकरेक्ट सेंटेंसेस दिए जाएंगे, आपको ग्रामेटिकली उसको इम्प्रूव करना है। तो दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, उसका पूरा का पूरा हुलिया बदल देना, लेकिन उसको इनकरेक्ट वे से नहीं लिखना, उसको करेक्टली फॉर्मेट में लिखना है। सब हो सकता है उसमें टेंसेस का मिस्टेक हो सकता है उसमें प्रपोजिशन का मिस्टेक हो, तो आपको उसको कनेक्ट करके लिखना है। और इसमें भी 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, इसलिए इजी रहता है, क्योंकि जब आप 4 ऑप्शंस देखते हैं ना, आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ें समझ आती हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये है, ये इसका आंसर है। और कहीं और जब आप अपनी ग्रामर पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंटायरली जो है ग्रामर के ऊपर बेस्ड है, तो जब आप ग्रामर को पढ़ते हैं तो डेफिनेटली ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि पढ़ने के बाद भी ना समझ आए। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के बाद क्यों नहीं समझ आएगा, आई एम श्योर आप कर पाएंगे इजीली। नेक्स्ट पैटर्न है दैट इज योर फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या करना है, आपको वोकैबुलरी आ सकती है फिल इन दी ब्लैंक्स में, आपको ईडियम्स दे सकता है फिल इन दी ब्लैंक्स में, आपको नॉर्मल सिनोनियम दे सकता है, आपको एंटोनियम दे सकता है, आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ये पार्ट करना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स कुछ भी हो सकता है, ग्रामर का भी पोर्शन जो है आपको दे सकता है, प्रपोजिशन दे सकता है, कंजक्शन दे सकता है, इस तरह से कोई भी फॉर्मेट आपको दे सकता है पेपर में। तो फिल इन द ब्लैंक्स, देखो अगर आप इनको ध्यान से समझोगे ना, जितना भी सिलेबस है entirely based upon vocabulary, entirely based upon the grammar portion। देखो vocabulary में क्या क्या चीज़ें तैयारी करनी है आपको, vocabulary में आपको तैयारी करनी है 1 word substitution की, vocabulary में तैयारी करनी है idioms and phrases की, that also I count in the vocabulary portion। और vocabulary में आपको preparation करना है phrasal verb का, vocabulary में आपको preparation करना है synonyms का, vocabulary में ही आपको preparation करना है antonyms का। तो 5 चीज़ें हो गई फ्रेंड्स। अगर आप 5 चीज़ों की तैयारी अच्छे से करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे कोई आपको ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आप मिस करके आएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे आती है आपको रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच आपने सुनी होगी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जिसको कहते हैं। मैंने कोई बात कही, मेरी बात को अगला व्यक्ति जो है अपने तरीके से बता रहा है। सपोज आई से आई विल मीट यू टुमारो, तो मैंने ये बात कही, अगला जो टॉम है, टॉम विल से कि उस
पर्टिकुलर व्यक्ति ने ये बात कही है तो वो अपने तरीके से उसको बात कहेगा। तो ग्रामर का इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि सीधे सीधे ये 10 मार्क्स का जब भी आता है या तो 5 वेटेज रहेगी या 10 वेटेज रहेगी। नेक्स्ट आपको मिलेगा कॉम्प्रीहेंशन समटाइम्स दे गिव यू 5, समटाइम्स दे गिव यू 5 + 5 इज इक्वल टू 10 क्वेश्चंस। तो अच्छे से तैयारी करनी है। कॉम्प्रीहेंशन मीन्स आपको एक रीडिंग पैसेज गिवन होगा और बहुत ही छोटा पैसेज रहता है, बहुत बड़े पैसेज नहीं आते CDS में, छोटा पैसेज देते हैं और कभी 3 क्वेश्चंस होते हैं, कभी 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो 5 to 10 में वेटेज रहता है इसका कॉम्प्रीहेंशन का। उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़कर, उन्हीं पैसेज को पढ़कर ही आपको आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट जो आपको पैटर्न मिलेगा दैट इज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। आई थिंक सो ये हमने पहले भी बात कर ली है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की। Transformation of sentences, that is similar to sentence improvement, that is correlated to grammar portion and the basic English understanding। ठीक है, तो आपको ग्रामर ही करनी है, मेन वोकैबुलरी करनी है। बार बार मैं एक ही बात दोहरा रही हूँ ताकि आप इसके ऊपर फोकस करें। वोकैबुलरी को आप लीनियंट ना लें और ग्रामर को भी बिल्कुल भी लीनियंट ना लें। शॉर्टकट्स अपनानी है फ्रेंड्स, लेकिन वो भी समझ के। ऐसा नहीं करना कि मैं ग्रामर नहीं पढ़ूंगा, शॉर्टकट से मैं अपना एग्ज़ाम जो है करके आऊँगा। कहते हैं ना कि कुछ भी करने के लिए दिमाग लगाना और स्मार्टली वर्क करना। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो स्मार्टली वर्क करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक तो हमने बात की सिलेबस क्या है, और इसके नेक्स्ट जो पोर्शन आता है दैट इज पैटर्न। पैटर्न मीन्स जब हमने अपने एग्जाम्स को एनालाइज किया, 2021 के एग्ज़ाम को एनालाइज किया, 2020 के एग्ज़ाम्स को एनालाइज किया, 19 के एग्ज़ाम्स को एनालाइज किया और 18 के, ठीक है। तो लास्ट 3-4 ईयर्स के एग्ज़ाम को एनालाइज किया तो हम पैटर्न समझने की कोशिश कर रहे थे बेसिकली कि CDS वाले इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चंस देते हैं, कितना वेटेज रहता है किस पोर्शन का। तो यूजुअली व्हाट दे डिड, कॉम्प्रिहेंशन उन्होंने दिया 5 + 5, 2 कॉम्प्रिहेंशन दिया और जिसका वेटेज रहा आपका 10 क्वेश्चंस, ठीक है। 10 मार्क्स की कॉम्प्रिहेंशन थे और बहुत ईजी थे, बहुत छोटे छोटे पैसेज आते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं रहते। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। तो कोशिश किया करो, आप न्यूज़पेपर्स को रीड कर सकते हो, कोई बुक्स रीड कर सकते हो, जिससे क्या होता है कि इंग्लिश इम्प्रूव्ड रहती है। कोई इंग्लिश में और ऐसे रीडिंग नहीं करनी होती फ्रेंड्स कि न्यूज़पेपर एकदम हेडिंग रीड कर ली और इंटरनल पार्ट जो है उसको स्किप कर दिया। नहीं, एक पैसेज पढ़ो चाहे दिन का, लेकिन एक पैसेज को समझ के करो। उसमें अगर कोई वोकैबुलरी पोर्शन है, वोकैब है, उसको समझो, उसकी डिक्शनरी से या गूगल जी से पूछो, भाई गूगल जी बताइए इसका मीनिंग क्या है। तो गूगल से पूछ कर, देख कर उसके आंसर्स जो हैं अपनी कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। और उसमें अगर आप देखेंगे आर्टिकल्स में तो बहुत बार उन्होंने ईडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब यूज़ किए होते हैं बड़े स्मार्टली। उनको समझने की कोशिश करनी कि यार ये जो ईडियम एंड फ्रेज है वो यहाँ पे किस पर्पस के लिए यूज़ किया, उसको कैसे समझेंगे। जस्ट अगेन आस्क गूगल कि इस इडियम और फ्रेज का मतलब क्या है, फिर उस सेंटेंस को पढ़ो, फिर समझो कि हाँ इसका मतलब क्या है। तो बड़ा जब आप इस तरह से आप न्यूज़पेपर्स पे तैयारी करते हैं ना, बहुत अच्छी एक लेवल पे तैयारी हो जाती है विद इन 1-2 मंथ्स। स्पॉटिंग एरर्स अगेन entirely based upon the grammar portion as we discussed in the pattern। तो उन्होंने जो लास्ट आपको पेपर में दिए थे दैट आर 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन दिए हैं लास्ट पेपर में। उसके बाद जो 10 क्वेश्चंस थे ईडियम्स एंड फ्रेजेस के थे, उसमें अगेन सेंटेंसेस गिवन थे, 4 ऑप्शंस गिवन थे। तो इजी रहता है, लेकिन पढ़कर इजी रहता है भाई। अक्कड़ बक्कड़ तो बिल्कुल भी मत करना। मैं आपको हर वीडियो में ये याद दिलाती रहूँगी, अक्कड़ बक्कड़ बिल्कुल नहीं करना। जो हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में करते थे, हम अपने स्कूल क्लास के एग्ज़ाम्स में करते थे, यहाँ वो स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी। यहाँ स्मार्ट वर्क करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते, फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको 10 क्वेश्चंस जो थे लास्ट एग्ज़ाम्स में
आए थे। इसके अलावा ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस के 10 एग्जाम्स थे, ठीक है, 10 एग्जाम्स उसके थे, यानी कि एक सेंटेंस में वर्ड्स गिवन है, उनको रीअरेंज करके एक सेंटेंस को सही करना है। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस की भी ऑर्डरिंग आई थी एग्जाम्स में। स्पेलिंग्स देखो कितना इजी पार्ट है, लेकिन इसको इतना भी इजी मत समझिएगा। जब वहाँ पे बहुत सारे स्पेलिंग्स आते हैं ना तो हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं, और शिट यार इसका मीनिंग क्या है। तो बड़े ही सिस्टमैटिकली आपने उसको समझना है, करना है। 4 ऑप्शंस गिवन होंगे और बहुत इजीली आप कर सकते हैं। बहुत ध्यान से कीजिएगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स में कई बार हम ऐसी ऐसी एरर्स करके आते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है, नेक्स्ट पैटर्न आता है आपको, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। मैंने आपको बताया था दैट इज क्वाइटली रिलेटेड विद द ग्रामर पोर्शन। तो ग्रामर भाई साहब जी को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, उसको लीनेंट मत लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। नेक्स्ट रिपोर्टेड स्पीच, 10 क्वेश्चंस आए थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्वेश्चंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या चीज़ है, दैट इज ग्रामर। अगेन ग्रामर, आप बोलोगे मैम हर पैटर्न में ग्रामर बोल रही है, ग्रामर कितना ग्रामर करेंगे भाई, ग्रामर तो करनी ही पड़ेगी, और ग्रामर एक बार कर लोगे ना तो सुखी रहोगे। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें एक वर्ड के बारे में पूछा होगा। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ अ गुड गर्ल, वहाँ पे गुड की परिभाषा पूछी होगी कि भाई ये पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है, गुड किस में आता है, क्या ये टेंसेस का पार्ट है, क्या ये एडवर्ब का पार्ट है, एडजेक्टिव का पार्ट है, वर्ब का पार्ट है, कंजक्शन का पार्ट है। तो आपको पता भी तो तभी चलेगा ना जब आप उनकी परिभाषा पढ़ोगे, उनका अर्थ समझोगे, हर एक पोर्शन को समझोगे तो समझ आ जाएगा शी इज़ अ गुड गर्ल, गुड यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन मिला था एक्चुअली सिनोनिम्स के 10, एंटोनियम के 10 और क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट इज फिलअप्स, एक पैराग्राफ गिवन होगा, उसमें फिलअप्स होंगे, और फिलअप्स जो हैं यहाँ पे जो फिलअप्स आते हैं ये थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, वोकैबलरी होती है और आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग होती है। तो यहाँ पे जो आपको स्ट्रैटेजी अपनानी है वो ये कि न्यूज़पेपर पढ़ लो भाई, न्यूज़पेपर से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा इन योर इंग्लिश सिलेबस। तो न्यूज़पेपर को लाइटली मत लो, जब भी मौका मिले ज़रूर पढ़ो, और एक एक आर्टिकल से उसकी शुरुआत करो। बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। 13-14 पेजेस पे आपको आर्टिकल्स ही आर्टिकल्स मिलेंगे। एक आर्टिकल पढ़ो, उसको अच्छे से समझो, फिर अपनी लैंग्वेज में उसको लिखने की कोशिश करो। दैट इज़ द वर्क फॉर आर्टिकल। नेक्स्ट अगेन, तो ये था हमारा सिलेबस फॉर CDS एग्ज़ाम। फ्रेंड्स मैं यही बोलूँगी आपको कि अच्छे से पढ़िए। अगर हम स्मार्टली अपने सिलेबस को एनालाइज करके पढ़ते हैं, एक होता है ना ब्लाइंडली कुछ भी पढ़ लिया और कुछ भी पेपर में कुछ भी करके आ गए, वो नहीं करना, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं। बहुत ज़्यादा हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, क्योंकि इसमें एज लिमिट का भी एक क्राइटेरिया है, इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स का भी क्राइटेरिया है ना। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट रहता है कि हम अगर कितनी बार पेपर दे रहे हैं उसको समझ के करें और उसको अच्छे से तैयारी करके ही पेपर दें। क्या होता है ना कि जब हमने तैयारी की होगी तो डेफिनेटली रिजल्ट्स जो हैं पॉजिटिव मिलेंगे, लेकिन अगर तैयारी में ही कहीं झोल झाल होगा ना तो फिर रिजल्ट्स में भी गड़बड़ हो सकती है। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। एग्ज़ाम ट्रिक्स चैनल आपकी डेफिनेटली हेल्प कर रहा है और आगे भी करेगा। कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वहाँ पे एक चैट के लिए नंबर भी गिवन है, आप वहाँ पे भी कुछ भी चैट करके पूछ सकते हैं, और वीडियोस में भी नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम ट्रिक्स डेफिनेटली आपकी मदद करेगा, आपको ऐसी क्वालिटेटिव पढ़ाई कराएगा एग्ज़ाम ट्रिक्स जो आपको करनी चाहिए फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। सो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। आप खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। और हाँ, इस कोटेशन के ऊपर दोबारा से देखते हैं,
लाइफ जो है एक अपॉर्चुनिटी है, उसको गवाइए मत किसी के तरफ ध्यान देकर। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर फोकस रखिए। और फिलहाल क्योंकि हम बात कर रहे हैं पढ़ाई की, तो पढ़ाई कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए और अच्छे व्यक्ति, अच्छे इंसान बनिए और अपने करियर को अचीव करें। आप जो भी अचीव करना चाहते हैं सक्सेस को अचीव कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। हैव अ गुड डे।